वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम एक नए कंसेप्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्यों इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कौन इशू करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कौन बाई कर सकता है। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कंसेप्ट स्पेशली इम्पोर्टेंट होंगे आपकी जर्नल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप यूपीएससी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम लिख रहे हैं, तो उन सब के लिए ये कंसेप्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज भी दिख रही होगी जो लिखा हुआ है बॉन्ड। ठीक है, हम ये बॉन्ड भी देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से कैसे अलग होता है। ठीक है, एक कई वर्ड्स हैं जो हम इस कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं। एक वर्ड होता है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इन सभी टर्म्स के हम आंसर करेंगे इस लेक्चर में। सो पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जिनको हम जीसैक भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडेबल का मतलब जिसको ट्रेड किया जा सके। ट्रेड करना मतलब जिसको खरीदा जा सके, बेचा जा सके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास और दूसरे पर्सन से पहले पर्सन के पास या तीसरे पर्सन के पास। तो वो हर वो चीज जिसका लेन देन हो सकता है उसको हम ट्रेडेबल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन लैंग्वेज से हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीजों का ट्रेड करती है, बहुत सारी चीजों को इंडिया से बाहर भेजती है। ठीक है, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी ट्रेड ही होता है। तो इसी तरह से जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ उसको हम बोल देते हैं ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इश्यूड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट्स डेट ओब्लिगेशन। इससे हम लोगों को क्या पता लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जीसैक्स होता है, जो गवर्नमेंट हमें देती है, कि गवर्नमेंट का एक डेट ओब्लिगेशन है। ओब्लिगेशन मतलब उनको कुछ चीज है जो सर्टेन है, उन लोगों को वो करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम किसी चीज को ओब्लाइज करते हैं मींस वी हैव टू डू दैट थिंग, तो वो चीज हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट का ओब्लिगेशन होता है, अगर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न में जो उसको देना पड़ेंगे, जो पैसे देने पड़ेंगे वो उनको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो कुछ नहीं होती है, एक पेपर होता है। ठीक है, जैसे ये है, ये हमने नीचे मैंने आपको शो किया हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ऐसा ही पेपर होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये लिख देती है कि ये कब इशू किया गया है, ठीक है, और कितने रुपए का है और क्या इंटरेस्ट रेट इस पे मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर। उस पेपर पे ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए, सपोज गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीज चाहिए, तो 1 लाख रुपीज का गवर्नमेंट एक बॉन्ड पेपर बनाएगी, उसको बॉन्ड पेपर भी बोल देते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेपर भी कुछ नहीं है, वो पेपर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए और इस 1 लाख रुपए को हम इस डेट को इशू कर रहे हैं, इसका ये इंटरेस्ट रेट रहेगा और ये इसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब है कि कब वो पैसे गवर्नमेंट वापस देगी। ठीक है, तो ये सब कुछ उस पेपर पे ऊपर लिखा होता है। और सपोज एज एन इंडिविजुअल मैं उस पेपर को बाई कर सकता हूँ, तो अगर मैं उस पेपर को बाई करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को उतने ही पैसे या उतने ही रुपए दूंगा, और जब वो उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो उतने रुपए गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट मुझे दे देगी। ये होता है सिंपल वे में गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं, तो वो सारे के सारे हम देखेंगे इस लेक्चर में। These are securities issued by both central government and state government। ये हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। अब इनको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। अब इनको गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी इनको इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन है। गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन है। सोवरेन का मतलब होता है, सो का मतलब होता है सेल्फ और रिन का मतलब होता है रूल, कि गवर्नमेंट का खुद का रूल है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई दूसरा पर्सन रूल नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट सोवरेन है। सोवरेन का मतलब अब क्या हो गया है यहाँ पे इस टर्म में, कि हम सोवरेन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा यानी मनी जो है वो प्रिंट करने की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है। गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी रुपीज जो है वो प्रिंट कर सकती है।
ठीक है, थ्रू आरबीआई। किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट कितने भी रुपीज जो है वो प्रिंट कर सकती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने टर्म यूज किया कि गवर्नमेंट सोवरेन है। अब गवर्नमेंट ने अगर मुझे एक लाख रुपए का बॉन्ड दिया है, एक बॉन्ड पेपर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेट है कि वो बॉन्ड पेपर जो है वो लैप्स नहीं कर सकता। लैप्स नहीं कर सकता का मतलब ये है कि 100% गवर्नमेंट को वो पैसा मुझे देना ही देना होगा। अब गवर्नमेंट सोवरेन है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं भी होगा, जिस टाइम पे वो बॉन्ड पेपर मैच्योर हुआ है, अगर उस टाइम पे मान लिया गवर्नमेंट के पास, तो भी गवर्नमेंट नए पैसे छाप के मुझे पैसा दे सकती है। ठीक है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो सिक्योरिटी है ये गिल्ट एज सिक्योरिटी है। अगर एक सिंपल वे में इसको मैं बताऊं कि जैसे सपोज एक दो पर्सन है, एक पर्सन है राम और एक पर्सन है श्याम। तो राम ने श्याम से अगर 1 लाख रुपए लिए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि श्याम तय टाइम पीरियड पे वो 1 लाख रुपए ना दे पाए, या कभी भी वो 1 लाख रुपए ना दे पाए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं तो उसको वो देने ही देने होंगे। तो इसलिए इन सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि उसके रिटर्न होने की 100% गारंटी है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने इनको बोला है कि ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई गवर्नमेंट नीड टू बोरो मनी। अब गवर्नमेंट को मनी बोरो करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? अब गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, रोज का खर्चा है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसको अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, उसको कोई चीज बाई करनी है गवर्नमेंट को अपनी डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को कोई सोशल प्रोग्राम चलाना है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाना है, कोई स्कीम चलानी है, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास अपने रिवेन्यू सोर्सेज भी हैं। रिवेन्यू सोर्सेज का मतलब है कि गवर्नमेंट के अपने कुछ ऐसे सोर्सेज है जहां से पैसा आता भी है, जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू सोर्स कम है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास दो चीजें होती हैं। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रिवेन्यू से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं। या तो वो आरबीआई को बोलेगा कि आरबीआई जो है वो करेंसी को प्रिंट करेगा, कि भाई जो डिफरेंस है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का, आरबीआई उस पैसे को प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे दे और गवर्नमेंट उसको यूज कर ले। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करता है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज भी वो आरबीआई के थ्रू ही जारी करता है। आरबीआई को बोलेगा कि इतने रुपए के बॉन्ड पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार में जारी कर दो और बाजार से पैसा उठा लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए दो रास्ते होते हैं। अब इन दोनों रास्तों में से गवर्नमेंट इसको प्रीफर करती है ज्यादा। रीजन क्या है कि अगर गवर्नमेंट पैसे ज्यादा छापेगा तो उससे एक प्रॉब्लम आ जाती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बाजार में अगर गवर्नमेंट पैसे छापेगा तो ऑब्वियस है कि बाजार में जो चीजें हैं जो प्रेजेंट है उनकी एक लिमिट है कि वो कितनी है। अब उन चीजों के लिए हमारे पास एक फिक्स पैसा भी है कि इतने रुपीज हैं। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन कोई सामान कोई चीज बेच रहा है, एक पेन बेच रहा है। लेट्स सपोज कि कोई पर्सन एक पेन बेच रहा है और उस पेन को खरीदने वाले 5 पर्सन है। ठीक है, उन 5 पर्सन के पास 5-5 रुपए है। तो वो पर्सन उस पेन को बाई करना है। पेन एक है, 5 लोगों के पास 5 रुपए हैं। अब ऐसा हो जाए कि पेन एक हो और खरीदने वाले 100 पर्सन हो जाए और उन 100 पर्सन के पास अब पैसे और भी ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस है कि पेन एक है तो पेन मैं उसको दूंगा तो सबसे ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, तो इस चीज को बोलेंगे कि इस पेन की कीमत एक्चुअल सपोज थी 5 रुपए ही, लेकिन किसी पर्सन को मैंने 10 रुपए में बेच दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 10 रुपए देने वाला मिल गया। क्यों? क्योंकि बाजार में पैसा ज्यादा था। ठीक है, तो इसलिए इस चीज में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई हो गई। ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाएगी, उस चीज पे हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर पैसा प्रिंट करेगी तो चीजें लिमिटेड हैं और उनको चेंज करने वाली मनी जो है वो बाजार में ज्यादा हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट पैसा प्रिंट नहीं करती है। ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिक वे में आपको समझाया एग्जाम्पल देके कि एक चीज है और उसको खरीदने वाले जितने ज्यादा होंगे और उनके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा महंगी बिकेगी। ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो दूसरे वाला रास्ता लेती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रिंट करती है, ना कि आरबीआई को बोले कि वो पैसा छाप दे, ठीक है, या पैसा प्रिंट कर दे। तो
ये बात हुई कि गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, ठीक है, क्योंकि उसके अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर या सोशल स्कीम से जो पैसा लगता है वो कम पड़ जाता है, उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और उसका रिवेन्यू, उसकी कमाई जो है, रिवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की जो कमाई जो है वो कम रह जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को नोट छापने पड़ते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हाउ गवर्नमेंट बोरो मनी, उसका आंसर भी मैंने आपको दे ही दिया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि आप सिक्योरिटीज छापो, ठीक है, प्रिंट करो, कागज ही तो प्रिंट करना है, कागज प्रिंट करो, उस पर लिखो कि इतने इतने पैसे गवर्नमेंट को चाहिए, इतना % इंटरेस्ट पे, इस डेट को इश्यू किया है और ये इसका मैच्योरिटी पीरियड है, जो भी होगा 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम के बाद आपको इतने इंटरेस्ट पे ये पैसे मिल जाएंगे, जो भी उस बॉन्ड पेपर को खरीदेगा, ठीक है। तो ये दूसरा वे हो गया, या दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हाउ गवर्नमेंट बोरो मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और ये समझते हैं कि गवर्नमेंट मनी बोरो करने के लिए जो आरबीआई को ये बॉन्ड पेपर छापने के लिए बोलता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रिंट करने के लिए बोलता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने टाइप की हो सकती हैं, किस किस तरह से वो गवर्नमेंट मनी को बोरो कर सकता है। अब तो ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको, ठीक है। ट्रेजरी बिल या टी बिल भी बोल देते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबीज भी बोल देते हैं, डेटेड जी सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब इनकी कैटेगराइजेशन का एक वे भी है कि इनको इन 4 वे में कैटेगराइज किया है, तो हम इनको 2 वे में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए है, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बाई करना है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या है और उसको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को एक पर्सन ही समझो, जैसे एक पर्सन को अलग अलग टाइम पे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कभी उसको थोड़े टाइम के लिए रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कभी उसको लंबे टाइम के लिए रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी अलग अलग टाइम पे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो वो ट्रेजरी बिल छापने को बोलेगा आरबीआई को, या कैश मैनेजमेंट बिल छापने को बोलेगा, ठीक है। अब इनके में भी फर्दर डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे। अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेना है, ठीक है, तो वो या तो डेटेड जी सिक्योरिटी छपवाएंगे या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन को प्रिंट करवाएंगे। इन सब की प्रिंटिंग का काम या इन सबको इश्यू करने का काम आरबीआई करता है, ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट बाजार से पैसा नहीं उठाती, वो हमेशा आरबीआई के थ्रू बाजार से पैसा उठाती है, ठीक है। अब इनको डिटेल में देखते हैं एक एक को। ट्रेजरी बिल जो टी बिल के नाम से भी फेमस है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, दीज आर ओनली इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती। हमें एक चीज तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेजरी बिल को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने वही चीजें उठाई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये हमने बात कर ली। शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इशू करती है। मतलब इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, मेच्योरिटी पीरियड मतलब जिस टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना है उसको बोलते हैं मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है इनका। इनको 3 वे में गवर्नमेंट इशू करती है, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। तो ट्रेजरी बिल जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में इशू होते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अगर गवर्नमेंट को इस टाइम पीरियड में पैसे की रिक्वायरमेंट है कि इतने टाइम के बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे, तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगा कि आप हमारे लिए ट्रेजरी बिल जो है वो प्रिंट करके बाजार में सेल कर दीजिए। अब इन ट्रेजरी बिल्स को हम जीरो कूपन सिक्योरिटीज बोलते हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन ट्रेजरी बिल के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट नहीं मिलता का मतलब क्या है? लेट्स सपोज कि आपने वो बॉन्ड पेपर, वो ट्रेजरी बिल बाई कर लिया, ठीक है, जो आरबीआई ने छापा है, और आपने वो बाई कर लिया। सपोज वो 1 लाख रुपए का है। अब उस 1 लाख पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, तो फिर आप कहोगे कि फिर हम उसको खरीदें क्यों? अगर गवर्नमेंट उसको पे इंटरेस्ट देगा नहीं तो हम पैसे को लगाएंगे क्यों? हाँ, अब बात आती है ये। तो हमने ये तो समझ लिया कि जीरो कूपन सिक्योरिटीज क्या होते हैं, वो सिक्योरिटीज जिनपे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है।
अब दूसरी बात आती है, तो फिर हम ये ट्रेजरी बिल बाई क्यों करेंगे? अब ये चीज समझो, दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट, उनको गवर्नमेंट डिस्काउंट पे इशू करता है, और दे आर रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू पे वो रिडीम होते हैं। अब यहाँ पे 2-3 टर्म आ गए, एक आ गया डिस्काउंट, एक आ गया रिडीम, और एक आ गया फेस वैल्यू। तो सबसे पहले समझते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट है, ठीक है, तो आपको कैसे पता है कि वो नोट 100 रुपीज का है? अब आप कहोगे तो ऑब्वियस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो 100 रुपीज है। एग्जैक्टली, दैट इज द फेस वैल्यू। अगर किसी भी पेपर के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, कोई न्यूमेरिकल, वो उसकी फेस वैल्यू है। 1000 रुपए के नोट के ऊपर 1000 रुपए लिखा होता था पहले, वो उसकी फेस वैल्यू थी। 2000 के नोट पे 2000 लिखा हुआ है, वो उसकी फेस वैल्यू है। तो हर एक नोट के ऊपर जो चीज प्रिंट है वो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया फेस वैल्यू। रिडीम करने का मतलब होता है कि आपने आरबीआई को वो पेपर वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है, और आरबीआई ने आपको पैसा दे दिया, ये हो गया रिडीम करना, ठीक है। अब आरबीआई उसको डिस्काउंट पे देता है, उस चीज को समझो कि जो ट्रेजरी बिल, ये सपोज ट्रेजरी बिल है जो आरबीआई ने बना दिया, और ये ट्रेजरी बिल लेट्स सपोज 100 रुपए का है। अब 100 रुपए की जगह आरबीआई इस ट्रेजरी बिल को आपको 90 रुपए में देगा। ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपए, ठीक है, यहाँ पे भी फेस वैल्यू लिख देते हैं, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन आपको गवर्नमेंट ने ये कितने में दे दिया? 90 रुपीज में दे दिया। दैट मीन्स आपको कितने का बेनिफिट हो गया? 10 रुपीज का बेनिफिट हो गया। आप उसकी वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 100, जब आप उसको बाई करने गए, गवर्नमेंट ने आपको बाई सेल किया 90 रुपीज में, लेकिन जब आप उसको रिडीम करवाने जाओगे मैच्योरिटी पीरियड पे, तो गवर्नमेंट आपको वापस 100 रुपए देगी, यानी आरबीआई आपको 100 रुपए देगा। तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बेनिफिट ही नहीं होता है। बेनिफिट होता है, क्योंकि ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हमने समझी ट्रेजरी बिल के बारे में। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। 3 तरह के इशू होते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ठीक है। 0 कूपन सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिलता, और डिस्काउंट रेट पे हमेशा ये दिए जाते हैं, और फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। इससे ज्यादा आपको वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की ट्रेजरी बिल के बारे में। अगर आपको इतना पता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? अब हमने देखा कि आरबीआई ने अगर गवर्नमेंट को 91 डेज से और 1 ईयर तक पैसे चाहिए थे, तो वो ट्रेजरी बिल इशू कर देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको पैसे 91 डेज से भी नीचे टाइम पीरियड के लिए चाहिए हो, ठीक है। सपोज उसको पैसे जो है वो सिर्फ 60 दिन के लिए चाहिए हो, तो क्या करेगा? तो उस केस में आरबीआई कैश मैनेजमेंट बिल प्रिंट करेगा। सिर्फ ये सारे के सारे डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, कुछ नहीं है, टर्म दी गई है, अलग अलग टर्म है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जब हम बोरो करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम 91 डेज से लेस टाइम पीरियड के लिए बोरो करेगी गवर्नमेंट, या लेस टाइम पीरियड के लिए हम कोई भी बॉन्ड या पेपर खरीदेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो उसको हम बोल देंगे कि हमने कैश मैनेजमेंट बिल बाई किया है आरबीआई से, ठीक है। इतना ही फर्क है ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में। अब ये भी 0 कूपन सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब इन पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सेम चीज है, ये भी ट्रेजरी बिल की जगह आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे, और जब आप मैच्योरिटी पीरियड पे रिडीम करने जाओगे तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फेस वैल्यू और रिडीम करना का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, और ट्रेजरी बिल में मैंने इसको समझाया तो आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा, ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया था कि ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। CMBs are strategically used by the government of India to meet the temporary cash flow requirement। अगर गवर्नमेंट के पास कोई टेम्पररी कैश फ्लो की दिक्कत हो जाए किसी चीज के लिए, कैश फ्लो का मतलब है कि वही कि एक्सपेंडिचर करना और पैसे नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो कैश मैनेजमेंट बिल को इशू कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने 2 शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट देख लिए। अब इनको ये भी बोल देते हैं शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। तो मनी इंस्ट्रूमेंट देख के हमें घबराना नहीं है। मनी इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि पैसे लेने के लिए क्या चीज दी जाएगी, ठीक है, वो पेपर दिया जाएगा, उसको इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। तो वो ट्रेजरी बिल भी हो सकता है और वो कैश मैनेजमेंट बिल भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए है।
91 डेज से नीचे के लिए है तो कैश मैनेजमेंट बिल है, 91 डेज से 1 ईयर तक है तो उसको हम ट्रेजरी बिल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? अब हमने पढ़ लिया कैश मैनेजमेंट बिल 91 डेज तक, ट्रेजरी बिल 1 ईयर तक। तो 1 ईयर से ज्यादा अगर गवर्नमेंट को बोरो करना हो तो उस केस में वो बोलेगा आरबीआई को अपडेटेड जी सिक्योरिटी प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना से फर्क है। तो जो डेटेड जी सिक्योरिटी होती हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, जनरली दो टर्म यूज की जाती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम यूज करते हैं लेस देन 1 ईयर के पीरियड के लिए, 1 साल से कम पीरियड हो, लेस देन 1 ईयर। और ग्रेटर देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर के लिए जो यूज होता है टर्म वो होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाऊंगा तो। ठीक है, और जो डेटेड जी सिक्योरिटी है वो हो गए कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फर्क क्या है मैंने बता दिया है दोनों। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम, फ्रॉम 5 ईयर टू 40 ईयर्स, मतलब 5 साल से 50-40 साल तक, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 40 साल तक के टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट इशू कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ है क्या कि फिक्स है कि 40 कर सकता है 41 नहीं कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। ये जनरली क्या होता है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरली 5 साल या से 40 साल तक के टाइम पीरियड के लिए इशू किए जा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो और लंबे टाइम के लिए भी इशू कर सकती है, तो उसको हम बोलेंगे डेटेड जी सिक्योरिटी, या जी का मतलब है गवर्नमेंट। दीज इंस्ट्रूमेंट कम विद ईदर ए फिक्स्ड और ए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब हमने इंटरेस्ट रेट पढ़ा था कि कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल पे तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, यहां इंटरेस्ट मिलेगा। यहां अगर आपके पास 100 रुपए का बॉन्ड पेपर है, ये जैसे यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया भी हुआ है, एक आरबीआई का ये डेटेड जी सिक्योरिटी है, इस पे लिखा हुआ है कूपन विद 7.17% पेड ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो उसके ऊपर लिखी होगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जो ऊपर लिखी होती है। डेट ऑफ इशू, कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रहा है, सॉरी नेम ऑफ इशूअर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेट ऑफ इशू, मैच्योरिटी, कब जाके आप उस पैसे को ले सकते हो। तो इस तरह से होता है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अब जो ये इंटरेस्ट रेट होती है ये दो टाइप की होती है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। जैसे इस केस में फिक्स्ड है कि आपको 7.17 मिलेगा, लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होती है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होती है जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए टाइम के साथ। ठीक है, उसके अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज हुई है, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ही अपने बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दे कि इतने टाइम के बाद इतना, इतने टाइम के बाद इतना % रहेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है उस बॉन्ड पे या उस डेटेड सिक्योरिटी पे तो उसको बोल देंगे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है चेंज होना, सिंपल सा याद रखो। और फिक्स मतलब फिक्स है कि इतने इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा फाइनली। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कूपन रेट। कूपन रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको बोलेंगे कूपन रेट। जैसे वो 0 कूपन रेट था, मतलब वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, 0 कूपन रेट। अब यहाँ पे कूपन रेट है तो मतलब कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि आरबीआई ने कितना प्रिंट किया है। फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड इज पेड टू यू हाफ ईयरली बेसिस एज द इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो हाफ ईयरली पे करता है डेटेड जी सिक्योरिटी में जो भी इंटरेस्ट होगा उसको। अब एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको, डेटेड जी सिक्योरिटीज को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रिंट नहीं कर सकती। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए मनी बोरो करना है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेटेड जी सिक्योरिटी प्रिंट नहीं करवा सकती आरबीआई से। ठीक है, उसका अल्टरनेट होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, चीज लगभग सेम ही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेटेड जी सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। सो स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो बेसिकली डेटेड जीसेक जो है
उसका स्टेट के लिए वर्जन है। दीज आर इशूज ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फंड देयर एक्टिविटी और टू सेटिस्फाई देयर बजटरी नीड्स। दीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर वेरी सिमिलर टू डेटेड जी सिक्योरिटीज, उनके जैसी ही होती हैं ये भी, बस ये फर्क है कि डेटेड जी सिक्योरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करवाता है आरबीआई को बोल के, और स्टेट डेवलपमेंट लोन को स्टेट गवर्नमेंट प्रिंट करवाते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन जीसैक, डेटेड जीसैक एंड एसडीएस आर दैट फॉर्मर इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मर का मतलब ये, एंड लेटर मतलब ये इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़े कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब एक नई टर्म मैंने बोल दी, डेट इंस्ट्रूमेंट, जो शायद अभी तक नहीं बोली थी। डेट इंस्ट्रूमेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो समझो। जैसे सपोज आपको कोई लोन चाहिए एज ए इंडिविजुअल, तो आपको अपना घर गिरवी रखना है, तो वो घर क्या है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब लोन लेने के लिए जो भी आप सिक्योरिटी रखोगे वो एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया कि डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है। अगर आपको लोन लेना है तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोई एसेट। ठीक है, अगर आपको वो एसेट जो है वो एक तरह से उसको आप बोल सकते हो कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम्पल कि किसी पर्सन को लोन लेना है तो उसको कोई घर या कोई जमीन उसको गिरवी रखनी है, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया, जितने भी टाइप की सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं, सारी की सारी सिक्योरिटीज आरबीआई के थ्रू इशू होती हैं। ठीक है, अब दो टर्म और देखेंगे इस लेक्चर में हम, फिर इसको और करेंगे। उससे पहले अभी जो ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दो तरह से हम लोग बाई कर सकते हैं। या तो एक टर्म होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल एज द नेम सजेस्ट, इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो कोई इंस्टीट्यूशन बाई कर सकता है, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन बाई कर सकता है। मैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करना चाहूं तो मैं बाई कर सकता हूं। ठीक है, पहले बाई नहीं कर सकता था, ये प्रोविजन अभी आया है 2021 में। ठीक है, 2021 में ये प्रोविजन आया है कि एज ए इंडिविजुअल मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर सकता हूं। और जब मैं एज ए इंडिविजुअल बाई कर सकता हूं तो मुझे बोला जाएगा रिटेल इन्वेस्टर। मुझे क्या बोला जाएगा? रिटेल इन्वेस्टर बोला जाएगा। और अगर कोई बैंक कर रहा है तो उसको बोला जाएगा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल मतलब एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्था है पूरे के पूरे, फॉर एग्जांपल एक बैंक है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द आरबीआई's रिटेल डायरेक्ट स्कीम टू ओपन द गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। इससे पहले गवर्नमेंट के जो बॉन्ड मार्केट थे, बॉन्ड मार्केट का मतलब सिंपल है वो पेपर। ठीक है, वो पेपर जो सेल कर सकते थे आरबीआई, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही कर सकता था। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है सिर्फ उनको मिलते थे, उसके बाद फिर वो जनरल पब्लिक में जाते थे। लेकिन अब डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उसके अंदर चेंज किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में भी है अभी। इन फेब 2021 आरबीआई प्रपोज्ड टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू ओपन गिल्ट अकाउंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब कोई भी पर्सन, ठीक है, एक अकाउंट ओपन करवा सकता है। कौन सा अकाउंट? उसका नाम है गिल्ट अकाउंट। किसके साथ? सेंट्रल बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक के साथ वो गिल्ट अकाउंट ओपन करेगा और वहां से वो सिक्योरिटीज को ट्रेड करेगा। ट्रेड करने का मतलब उनको सेल करेगा और बाई करेगा। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर हु बाई एंड सेल सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स थ्रू ए ब्रोकरेज फर्म और सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे एक नई टर्म और आ गई, ब्रोकरेज फर्म और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, कई आ गई है, क्या मल्टीपल नई टर्म्स आ गई हैं। इनको हम फिर कभी किसी लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, ये एक तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जो हम लोग बाई कर रहे हैं। ठीक है, जिन पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हमें हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है वो। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर का सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो। अब अंडर द स्कीम रिटेल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ये इस अकाउंट का नाम है जो आरबीआई के साथ ओपन होगा। और आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोल देते हैं, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना
कि कहीं हम सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं कि आरबीआई बोल रहे हैं, तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट है जो किसी पर्सन को ओपन करवाना पड़ेगा आरबीआई के साथ। जैसे जनरली हम बैंक में जाके सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो वैसे ही ये वाला अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात अकाउंट्स की चल रही थी, तो हम कुछ और अकाउंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट हमें अपना पैसा सेव करना है, तो हमने बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लिया। अब मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मुझे शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, ठीक है। शेयर क्या होते हैं वो फिर कभी डिटेल में किसी और लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सिंपल ये समझ लीजिए कि कंपनी का एक हिस्सा खरीदना है मुझे, कुछ परसेंट मेरा हिस्सा हो जाएगा कंपनी में। शेयर का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। तो कंपनी का शेयर मुझे बाई करना है, तो मुझे उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, ट्रेड करने के लिए जो अकाउंट होता है, ठीक है। अब मैंने सपोज किसी कंपनी के शेयर बाई कर लिए, तो बाई करके मैं उनको रखूंगा कहाँ? अब वो मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते। फिजिकल मतलब ये फिजिकल है, ठीक है, और ये आप देख रहे हो ये फिजिकल नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो मनी है ये लिखा हुआ है, मैं मनी को टच नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। जो शेयर हम लोग बाई करते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, तो उनको हम डीमैट अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट का सिंपल सा मतलब हो गया डीमेटेरियलाइज्ड, मतलब मटेरियल से डीमेटेरियलाइज कर दिया उसको एक्चुअल से। मतलब पहले जब शेयर लोग खरीदते थे तो पेपर आता था, उस पर लिखा होता था कि आपने ये शेयर खरीद लिए हैं, लेकिन अब वो सारा का सारा सेव हो जाता है एक डीमैट अकाउंट के अंदर। वहां पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने इस कंपनी का ये शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट चाहिए होता है हमें वो शेयर रखने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट हमें चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए, बाई और सेल करने के लिए। अगर मैंने बाई कर लिए ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू तो मैं यहां रख लूंगा डीमैट अकाउंट में। अगर मुझे सेल करना है तो मैं वापस इस डीमैट अकाउंट से ट्रेड करके उसको सेल कर दूंगा। सेविंग अकाउंट किस लिए चाहिए? जब ये मैंने ट्रेड किया और मैंने इसको खरीदा, तो उस टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, पैसे से ही तो खरीदा जाएगा, तो वो सेविंग अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो 3 अकाउंट तो ये हो गए, और चौथा अकाउंट भी हमने एक देख लिया, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। अब ये अकाउंट किस लिए काम आएगा? A gilt account can be compared with the bank account except that the account is debited or credited with the treasury bill or the government security instead of money। मतलब बैंक अकाउंट में हम मनी डालते हैं, मनी निकालते हैं। अब इस अकाउंट में क्या करेंगे? जो हमने खोला है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, इसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेंगे और इसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड करने के लिए अकाउंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब 2 टर्म देखते हैं, तो देखते हैं बॉन्ड और एक होता है डिबेंचर। बॉन्ड्स आर अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मैंने समझा दिए, मतलब कोई ऐसी चीज जिसपे आपको, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट आपका घर जो है आपने गिरवी रख दिया, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। विच आर बैक्ड बाय ए स्पेसिफिक फिजिकल एसेट। मतलब बॉन्ड वो पेपर होता है जो अगर आपने बाई किया है, तो वो बाई किया है तो उसके पीछे कोई फिजिकल एसेट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो, तो आप उसको लिखत में दे रहे हो कि भाई मैंने इस पर्सन से इतने पैसे उधार लिए हैं, उसके बदले में मैंने अपनी ये प्रॉपर्टी इसके पास रख दी, गिरवी रख दी, ठीक है। तो मैंने एक फिजिकल एसेट रख दिया और पैसे ले लिए, तो वो एक तरह से मैंने उसको बॉन्ड दे दिया सिंपल वे में, ठीक है। तो बॉन्ड वो होते हैं जो स्पेसिफिक फिजिकल एसेट द्वारा बैक्ड होते हैं, लेकिन डिबेंचर जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल एसेट द्वारा बैक्ड नहीं होते। जैसे गवर्नमेंट ने आपको जब पेपर दिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने आपको कुछ भी, आपसे पैसे ले लिए, लेकिन आपको कोई फिजिकल चीज नहीं दी, सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोमिस है कि मैं वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये फर्क होता है बॉन्ड में और डिबेंचर में। बॉन्ड फिजिकल एसेट द्वारा बैक्ड होते हैं, ठीक है। डिबेंचर फिजिकल एसेट द्वारा बैक्ड नहीं होते। मतलब एक बार फिर से थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। बॉन्ड वो चीज होती है कि अगर मैं बॉन्ड दे रहा हूं किसी को कि ये चीज मैं आपसे को दे रहा हूं, ये बॉन्ड है, और मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए, तो मैं साथ में कोई फिजिकल चीज भी दूंगा उसको रखने के लिए कि ये मेरी जमीन है या मेरा घर है, अगर मैं पैसे नहीं लौटाऊं तो आप ये रख लेना। लेकिन अगर मैं डिबेंचर दे रहा हूं तो सिर्फ मेरी जबान के ऊपर है वो, मैं उसको कोई भी फिजिकल चीज नहीं दूंगा साथ में कि मैं जबान दे रहा हूं कि मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये बेसिक लेमैन डिफरेंस होता है बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में।
दोनों के दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि पैसा उठाने के लिए वाली चीज है, कि इनसे हम पैसा उठाते हैं मार्केट से, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी या गवर्नमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, कैसे बाई होती हैं, कैसे सेल होती हैं, कौन बाई कर सकता है, कौन सेल कर सकता है, क्या क्या टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो मैंने सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे किसी एक फिर नए कंसेप्ट के साथ और उसको पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।